Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकौर मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं महिंद्रा के चैनल पर। और जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूं कि आज हमारे पास एसएससी 49B, लास्ट टाइम हमने 48B एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एसएससी के क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो टोटल 100 होती है। उन 100 क्वेश्चंस की संख्या में जीएस का जो पोर्शन है वो सेकंड पार्ट पे है, माने 26 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस के क्वेश्चन है। और उन जीएस के क्वेश्चन में 26 से लेके 50 तक में मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं अच्छे से। और मित्रों, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। आज के सेशन का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है वो क्या है? जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा है कि पाई डे इज ऑब्जर्व ऑन विच। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन हम लोग पाई दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको ये बताना है कि पाई दिवस का जो दिन है वो किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो है ऑप्शन दिख रहे हैं मित्रों। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, देखिए कि ये आपके सामने ऑप्शन है 13 मार्च है, 14 मार्च है, 15 मार्च है, 12 मार्च है। जैसा कि आपने अभी देख लिया, इसका जो आंसर था वो 14 मार्च था। तो आइए मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं पाई दिवस पे, तो पाई दिवस हमेशा जो मनाया जाता है वो 14 मार्च को ही मनाया जाता है। सिंपल अगर मैं कहूं पाई दिवस जो है, तो पाई दिवस कब होता है? 14 मार्च को ही होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पाई दिवस। तो एक काम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आइए एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्च में कौन कौन से वो दिवस होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। तो कृपया करके सारे मित्र यहाँ पे ध्यान से देखें, कौन कौन से ऐसे दिवस हैं, कौन कौन से ऐसे डेज या दिवस हैं जो मार्च में होते हैं, और मार्च के वो सारे दिवस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो आइए हम उन दिवसों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, और उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें, सिंपल हम ले लें 4 मार्च। 4 मार्च को एनएससी डे होता है, नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का डे होता है ये। फिर जैसे आप बात करते हैं हम लोग अगले दिवस को, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए 14 मार्च, जो अभी मुझे याद है 14 मार्च को पाई डे होता है मित्रों। क्या होता है? पाई डे होता है। जैसे कि अगर और हम बात कर लें, और सिंपल अगर समझें मार्च के दिवस को ही हम, जैसे अगर हम कहते हैं 22 मार्च, 22 मार्च को वाटर डे होता है बच्चों। क्या होता है? वाटर डे। वाटर माने जल दिवस होता है। फिर अगर हम समझते हैं बच्चा अगला, जैसे अगर मैं कहूं आपसे 23 मार्च, 23 मार्च को जो दिन होता है, जो दिवस होता है वो क्या है? 23 को अगर मैं कहूं तो जैसे कि आप समझते हैं मर्टियार डे माने शहीद दिवस, तो शहीद दिवस भी होता है। या अगर मैं एक और बात आपसे कहूं, मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजिकल डे ये दिवस भी होता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं जैसे 24 मार्च को टीबी डे होता है। टीबी का भी दिवस होता है। अच्छा, जैसे देखिए 15 मार्च को एक मुझे दिवस याद आ रहा है, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, ये भी दिन होता है। तो जैसे जो मुझे अभी दिवस याद हैं वो मैंने आपके समक्ष मैंने बताए। उसमें से ये जो 14 मार्च का दिन था ये हमारा था पाई दिवस। तो इस तरह करके ये जो मैं आपको दिवस बता रहा हूं, ये दिवस भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इन दिवस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको भविष्य में पूछा जा सकता है। तो कृपया करके आप इन सारे दिवस को भी अच्छे से देख लें। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है,
एक बार फिर से रिवीजन देख लें आप जल्दी से फटाफट, क्या क्या आपको याद रखना है, दिमाग में गलती नहीं करना है। क्या क्या दिवस या डेज मार्च में क्या है, जैसे 4 मार्च है एनएससी डे है, 14 मार्च है पाई डे है, 22 मार्च है वाटर डे है, 23 मार्च को शहीद दिवस। अच्छा ये जो शहीद दिवस है वैसे सिंपल, इसके लिए थोड़ा सा विवाद का विषय आता है कई बार, कि जैसे अगर 30 जनवरी कहा जाए 1948 महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, वो भी शहीद दिवस है। अच्छा ये जो शहीद दिवस था ये 23 मार्च 1931 को भगत सुखदेव राजगुरु तीनों को फांसी पर लटकाया गया, तो उसके लिए शहीदी दिवस जैसे टर्म लगते हैं तो शहीद दिवस वो है। और ये जो मेट्रोलॉजिकल है ये मौसम संबंधी विज्ञान दिवस होता है बच्चों, ठीक है। मौसम संबंधी विज्ञान या मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में करते हैं, समताप मंडल में, तो वो है। फिर जैसे 24 मार्च है टीबी, भाई ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज होती है ये। फिर जैसे देखो आया मुझे 15 मार्च को ध्यान आया तो इंटरनेशनल कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर राइट डे। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो है। तो जैसे आपसे पूछा गया था पाई, तो पाई का आंसर क्या था 14 मार्च, तो बिल्कुल सही आंसर था 14 मार्च। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रो क्रेडिट इन इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, निम्नलिखित में से निम्नलिखित गतिविधियां भारत में माइक्रो क्रेडिट के अंतर्गत आती हैं। अच्छा माइक्रो क्रेडिट ये जो सर्विस है या ये जो व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आती है, कॉमर्शियल बैंकों के अंतर्गत आती है, कोऑपरेटिव बैंकों के अंतर्गत आती है, प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंतर्गत आता है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस माने एनबीएफसी इसके बीच में आता है। तो ये कहां पे आता है मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एनबीएफसी। देखिए अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंस मैटर पे, तो हमेशा हम क्या देखते हैं कि जब भी हम फाइनेंस मैटर पढ़ते हैं तो फाइनेंस मैटर में कभी भी अगर माइक्रो क्रेडिट की वैल्यू आती है, माइक्रो क्रेडिट की वैल्यू आती है, तो बच्चों माइक्रो क्रेडिट की वैल्यू में हम क्या देखते हैं, माइक्रो क्रेडिट की वैल्यू में एनबीएफसी का बहुत बड़ा रोल होता है, एनबीएफसीज का। अच्छा एनबीएफसीज क्या होती हैं, ये होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो होते हैं एक्चुअली ये पूरा जो गवर्न होता है वो होता है सेबी से। ये बैंक तो नहीं होती है लेकिन फिर भी वित्तीय व्यवस्थाओं में हमारे देश में ये काम करती हैं, और इनको चलाने का या रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 में इम्प्लीमेंट होकर इंडिया में आया था तो 90 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वर्क जो है 1992 में है। तो ये उसके लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है बच्चों। क्या है इसका सही आंसर, डी वाला। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द हाइम्स इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में भजनों की कुल संख्या कितनी है, 512, 1024, 1028, 1452, क्या इसका सही आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो सही आंसर है 1028, ठीक है, कितनी है 1028। आइए कुछ बातें हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि ये इतिहास का क्वेश्चन था, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपको आया था। हिस्ट्री में एक चैप्टर है मुझे याद है जिसका नाम है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर है ये चैप्टर, इसका समय काल 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का ये समय है। अब इसमें हम इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ऋग्वेद, ये, और एक में हम लोग पढ़ते हैं, एक में हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक में हम पढ़ते हैं सामवेद। अब देखिए ये जो चीजें काउंट होती हैं ये कहलाता है हमारा उत्तर वैदिक काल का समय। ये क्या कहलाता है, उत्तर वैदिक काल। और ये जो होता है ये होता है पूर्व वैदिक काल। कौन सा, पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का समय अगर मैं कहूं तो 1500 से 1000 का समय आएगा, और यहाँ पे अगर मैं समय कहूं तो समय आएगा 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। ये इस तरीके से ये समय आता है और ऐसे समय में अंकित होता है। अब देखिए क्या है ऋग्वेद में, कुछ और बातें समझे, क्या समझे ऋग्वेद में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखिए। जब भी ऋग्वेद में बात की जाती है तो ऋग्वेद, चूंकि इसका समय काल हमें पढ़ने को मिलता है 1500 से 1000, ये जो समय है ये ईसा पूर्व में है, ईस्वी में है। अब देखो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं।
1028 सूक्तियां हैं, इन्हें ही हाइम्स ऐसा टर्म दिया गया। अच्छा, 10,467 ऋचाएं हैं। ऋचाओं का मतलब छोटे छोटे मंत्रों से है। अच्छा, कुछ जगहों पर ऋचाओं को बालखिल जैसे शब्दों से भी नवाजा गया है, तो आप बालखिल जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 1028 सूक्तियां हैं और यही आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 1028 वाला जो है ये बिल्कुल सही है, सूक्तियां या भजन से है। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखेंगे जैसे पहला और 10वां क्या है, नवीन मंडल है। 2 से लेके 9 तक क्या है, प्राचीन मंडल है। 8वां और 9वां क्या है, मिश्रण मंडल है। तीसरे मंडल में भगवान सूर्य का वर्णन है। चौथे मंडल और 5वें मंडल में नदियों का वर्णन दिया है, जिसमें वितस्ता अस्कनी चीजों की बात की गई है। 5वें मंडल में अगर छठे मंडल में हम जाते हैं तो वहां पे देवी देवताओं के जिक्रों का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में पुनः सूर्य देवता को सवित जैसी संज्ञा दी गई है। 8वें मंडल में परिवार वंश कुल की परंपराओं का उल्लेख है। तो इस तरह करके अलग अलग मंडल में अलग अलग बातें जो है वर्णित हैं, वो बताई गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसका जो सही उत्तर हमें मिल रहा है वो सी है। वो क्या है, मतलब 1028 जो है वो सही है। और ये इसका एक मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पार्ट होता है। इस तरह करके हम लोग उसको क्लास में समझाते हैं बच्चों को। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, बायोटिन इज अ केमिकल नेम ऑफ द विच विटामिन। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? भाई देखो, बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। B1 है, B3 है, B7 है या B12 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है, B7 होगा, बायोटिन। ठीक है, देखिए अगर कभी भी हम बात करते हैं विटामिन की, अगर कभी हम बात करते हैं विटामिन की, तो पहले मैं विटामिन के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। विटामिन की खोज सबसे पहले कैसिमर फंक ने 1902 में की थी। चावल के दाने में सबसे पहले विटामिन खोजा गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजस सटाइवम है। विटामिन का नाम लेनिन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद में अगर मैं कहूं तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, माने 2 कैटेगरी में होते हैं। कैसे? अच्छा, एक बात और पहले याद रखेंगे, विटामिन हमारे बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है, हम इसको आउटसोर्स के पार्ट से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन जो है 2 तरीके से हैं। जैसे एक तो हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं बी और सी। अब जो होते हैं फैट सॉल्युबल वो होते हैं कीड़ा। उसका तरीका क्या है, कीड़ा। आपको कीड़ा याद रखना, लेकिन पढ़ना उसको राइट से लेफ्ट में है। जैसे ए, डी, ई और के, ऐसे, और बी और सी। अब जो बी होता है, बी विटामिन, बी के बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी के क्या होते हैं, बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब ये जो मैंने एक गोल आकृति बनाई है, मैं इसमें कॉम्प्लेक्स ही आपको समझाना चाहता हूं। देखो क्या है, जैसे अब अगर हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे करके यहां पे मैंने कर दिया विटामिन बी। अब विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कैसे, जैसे मान लीजिए इसका नाम दिया B1, इसका नाम दिया B2, इसका नाम दिया B3, इसका नाम दिया B5, इसका नाम दिया B7, इसका नाम दिया B9, इसका नाम दिया B12। अब हमसे पूछा गया था बायोटीन के बारे में। बायोटीन, तो बायोटीन किसका नाम है, B7। तो B7 क्या है, बायोटीन। हम ये कहेंगे B7 बायोटीन, ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से एक डिवीजन टर्म बनता है और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। उम्मीद है मित्रों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप इन। संविधान सभा की स्थापना की गई 1945, 1946, 1947 या 1949। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1946 इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही। आइए देखें मित्रों, इसको समझे थोड़ा ध्यान से हम लोग, क्या होगा अगर मैं कहूं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा की जब स्थापना हुई तो उस समय 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? और इन सदस्यों का डिवीजन हमें 3 पार्ट में दिखता है, 292, 93 और 4। इस तरीके से हमें दिखता है। तो ऐसे इस तरह डिवीजन थे। और ये अच्छा, सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा में?
अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा। ये लेकिन अस्थायी अध्यक्ष रहे और 2 दिन के बाद में 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को किसे बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ऐसे ही तो इस तरह से थे। और 389 सदस्य कब हुआ? ये 1946। 1946 जो है बिल्कुल आप सही आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है और उम्मीद है चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है मित्रों, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद विच फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक्स टर्म लेजिस फेरी एसोसिएट। लेजिस फेरी एक टर्म होता है, ये किससे जुड़ा हुआ है? लेजिस फेयर एक शब्द है, ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था बताई गई है आपको। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, एक सोशल इकोनॉमी है, एक कैपिटल इकोनॉमी है, एक नन ऑफ दीज है। तो जो लेजिस फेरी शब्द है या जो टर्म है, ये जुड़ा है किससे? कैपिटल इकोनॉमी से। कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो और गवर्नमेंट सेक्टर कम हो। पूरी देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के बेस पे ना हो के प्राइवेट सेक्टर के बेस पे चल रही होती हैं। और ऐसे देश विकसित होते हैं पूरी तरीके से, ये विकासशील नहीं होते, डेवलपिंग नहीं होते, डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक कंपोनेंट पार्ट है क्या? लेजिस फेयर। लेजिस फेयर, तो इसका क्या सही आंसर है? कैपिटलिस्टिक। हिंदी में अगर आप समझें तो आप इसे कहते हैं पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। अच्छा, इसमें एक और क्या हम देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर ग्रेटर देन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट ज्यादा होंगे, गवर्नमेंट क्या हो जाएंगे? इसमें कम हो जाते हैं। इसलिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जुड़ा हुआ भाग या जुड़ा हुआ तत्व कहलाता है। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर है, उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं, अगला है कि हिमालय। द हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ द माउंटेन। हिमालय एक पर्वत का उदाहरण है। मैं पहले भी कई बार बताया हूं इसको। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित का मतलब होता है जहां फोल्ड आ जाए, फोल्ड। आइए समझें इसको कैसे। जैसे अगर हम देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी का हिस्सा है ऐसे, और पृथ्वी के हिस्से में पहले क्या था? पहले ऊपर जमीन का टुकड़ा कुछ इस तरीके से था ऐसे, और नीचे वाली जमीन का टुकड़ा कुछ इस तरीके से था। तो ऊपर वाले हिस्से को कहा गया था लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाले को कहा गया था गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया था इसको? इसको हम कह सकते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो अब जो भारत था, अगर मैं इससे कहूं कि भारत का ये जो हिस्सा है जो ऊपर इस तरह से जाता है ऐसे करके, ऐसे, और ऊपर वाले रीजन से ये जो टकराता था इस तरीके से ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, तो ये भारत का हिस्सा है। भारत को मतलब आप इसे कह सकते हैं इंडो प्लेट, और ये जो है ये है यूरोपियन प्लेट। ये क्या है? यूरोपियन प्लेट है। तो इन प्लेटों के बीच में क्या हुआ था? टकराव हुआ है। जब इन प्लेटों के बीच में टकराव हुआ तो टकराव के परिणामतः हमें क्या मिला? हमें ये मिला बच्चों कि यहाँ पे ये फोल्ड कर गए। क्या कर गए? फोल्ड कर गए। फोल्ड का मतलब है कि या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाना या तो वो इकट्ठा होकर कवर कर जाना। तो फोल्डेड जैसे बना। फोल्डेड को ही हिंदी में कहते हैं वलित। तो वलित। अच्छा, ये निर्माण किस युग में हुआ? ये निर्माण हुआ टेरेशियर युग में। तो टेरेशियर युग में जो इसका निर्माण हुआ उसे हमने बोला फोल्डेड माउंटेन। क्या बोला हमने? फोल्डेड माउंटेन। तो टेरेशियर युग में फोल्डेड माउंटेन बना। अच्छा, एक और बात है, यहाँ की जो रॉक्स है वो रॉक है सेडिमेंट्री। कैसी रॉक है वो? सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कही जाती है ये ऐसे, सेडिमेंट्री रॉक कही जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? फोल्ड है। सो आई थिंक फोल्ड इज क्लियर। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा मित्रों आपको। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज एसोसिएट विद द अशोका पिलर।
क्वेश्चन कहता है विद निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने सांची है, खजुराहो है, मांडू है या नन ऑफ दीज है। तो भैया अशोक का जो स्तंभ है वो कहां पर है, आपके सामने चार ऑप्शन है, सांची, खजुराहो, मांडू या नन ऑफ दिस। तो आइए देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो सांची है। ये क्या करेक्ट आंसर है, सांची है। अच्छा एक बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अशोक की, क्योंकि अशोक किस वंश के हैं, अशोक हैं मौर्य वंश के। किस वंश के हैं, मौर्य वंश के। अब मौर्य वंश का जो पूरा समय काल है 232 से लेके 323 से लेके 232 ईसा पूर्व का समय था, ठीक है। अब इसमें जो राजा अशोक हैं इनका जो समय काल था वो 269 से 232 का समय था। अशोक के कुल 14 शिलालेख थे। नंबर 1, कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे। इनके शिलालेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति के द्वारा इसको पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था इसको, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने इसको पढ़ा था। अब जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने जब इनके शिलालेखों को पढ़ा था, इसको अच्छे से समझा था, तो क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि 14 शिलालेखों में हमें यह भी प्रमाण मिला कि मध्य प्रदेश में एक सांची का स्तूप बनाया गया। सांची का स्तूप बनाया गया जो अशोक के समय की शैली का वर्णन करते हैं। अशोका की शैली का वर्णन करते हैं, अशोक शैली का वर्णन मिलता है। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया गया, वहां स्तूप में जो भाषाएं हमको मिली, वहां भाषाओं का जो प्रमाण मिलता है वह अशोक के शिलालेखों से मैच करती है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी इन लिपियों का प्रयोग किया था, और इसके साथ में इन्होंने यूनानी, अरेमिक और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया अपने शिलालेखों को गुथवाने में। इसलिए ये प्रमाण यहाँ मिलता है। इसलिए इसको कहा जाता है सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, ये अशोक के समय का क्या है, एक स्तंभ स्थल से संबंधित है। तो ये है। अच्छा, ऐसे एक और एग्जांपल अगर मान लो कभी आपको आ जाए, जैसे मान लो इसकी जगह अगर सारनाथ भी दिया होता तो भी सही था। सारनाथ में भी अशोक का एम्बलम मिला है, अशोक की लाट मिली है, वहां से भी अशोक के होने का प्रमाण जो है अंकित होता है। तो उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा और चीजें यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हैं। अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है इंडिया हैड अ प्लान्ड हॉलीडे। भारत में एक योजनाबद्ध छुट्टी थी। भाई योजनाबद्ध छुट्टी कब थी, आफ्टर द चाइना इंडिया वॉर 1962, मतलब भारत चीन के युद्ध 1962 में, जब हिंदी और चाइनी मतलब ये कहते भारत और चीन का युद्ध हुआ, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। 62 में हमारा चीन से युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 71 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि द आफ्टर द इंडिया पाक वॉर, मतलब 65 में भारत पाकिस्तान की युद्ध से, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, अच्छा 1966 में जब सूखा पड़ गया तब ऐसा हुआ, या आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश इन 1971, क्या बांग्लादेश के उदारता के कारण या बांग्लादेश के विलय से हटने के कारण ऐसा कोई था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1966 है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी बात इसमें बताना चाहूंगा मित्रों। बात क्या है, क्योंकि प्रश्न है कि योजनाबद्ध तरीके से छुट्टी कब हुई, माने प्लान्ड हॉलीडे कब हुआ। प्लान्ड हॉलीडे इस कारण हुआ, सबसे पहले समझिए, अगर हम बात करते हैं अपने आप 5 ईयर प्लान की, 5 ईयर प्लान की, तो 5 ईयर प्लान में जो सबसे पहला प्लान था वो 1951 से लेके 1956 में चला। ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये क्या था, ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। एक बात, इसके बाद 1956 से लेके 1961 तक ये हमारा हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान। ये क्या है हमारा, ये सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 1961 से लेके 1966 तक ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये थर्ड 5 ईयर प्लान। अच्छा, एक बात यहाँ समझे बच्चों, जब तीसरा प्लान हमारा हुआ तो तीसरा प्लान हमारा वो उसका ढांचा पूरा चरमरा गया, बैठ गया। कारण क्या था, इसलिए बैठ गया भाई, आप ही देख रहे हैं कि 62 में हमने चाइना से युद्ध कर लिया, अब 62 इसी के बीच आ रहा।
65 में हमने पाकिस्तान से युद्ध कर लिया, फिर भी आ रहा। तो हमारे देश में जन धन की इतनी हानि हो गई, पैसों की इतनी हानि हो गई कि हम चौथा प्लान चला ही नहीं पाए। जब चौथा प्लान नहीं चला पाए तो यहाँ पे 3 साल का क्या हो गया, 3 ईयर का एक गैप हो गया, जिसे हमने प्लान्ड हॉलीडे गैप कहा। क्या कहा? प्लान्ड हॉलीडे गैप कहा। तो जो प्लान्ड हॉलीडे गैप है 1966 से लेके 1969 के बीच में 3 साल का गैप था। फिर 69 से 74, 74 से 78, फिर 2 साल गैप, 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 साल गैप, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 2007, 7 से 12, और 12 के बाद में जब 2014 में 26 में 2014 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, भाजपा पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया। माने योजना आयोग की व्यवस्था खत्म, 5 ईयर प्लान जैसे सिस्टम खत्म। अब नया आ गया हमारे यहाँ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन की जगह अब ये नीति आयोग आ गया, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, और थिंक टैंक जो है हमारे देश में अब चलने लगा है। तो उसमें जो है हम लोग बड़े अच्छे तरीके से पूरा एनालाइज करने के बाद में ही फंडिंग होती है और विकास की चीजें और क्लियर हो गई। तो आपको जो सही आंसर यहाँ मिला फिलहाल वो 1966 से 69, माने ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अब आपके लिए हमारे पास अगला जो प्रश्न है मित्रों अगला प्रश्न कहता है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की सतह के ऊपरी, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है, या एक्सोस्फीयर है। तो क्या कहते हैं? क्योंकि ये सिंपल है, मुझे उम्मीद है लगभग सभी बच्चे सही किए होंगे। क्रस्ट बिल्कुल सही है। आइए देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ऐसे, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का सेंटर है। वैसे एक बात मैं बता दूं, पृथ्वी का कोई सेंटर नहीं होता है, सेंटर सिर्फ माना जाता है बच्चों, सेंटर सिर्फ माना जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, अगर हम इस तरह से एक कोन शेप में ऐसे इस तरह की आकृति निकाल लें, मान लेते हैं कि हमने ये आकृति यहां से ऐसे निकाली है और ये आकृति ऐसे आई, तो अब होता क्या है कि जो सबसे ऊपर की ये जो परत है, ये वाली परत, इस परत की लेयर को ही हम कहते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट के जस्ट नीचे आते हैं तो वो हमारा कहलाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, इसके जस्ट नीचे आते हैं तो वो हमारा कहलाता है एस्थीनोस्फेयर। फिर इसके नीचे आते हैं तो ये हिस्सा पुनः कहलाता है क्रस्ट, ये नीचे आते हैं, ये हिस्सा कहलाता है मेंटल, ये हिस्सा आता है कोर, ऐसे। और कोर के नीचे भी हिस्सा होता है, कोर का ही एक रूप है जो क्रूड है, जो बहुत ज्यादा पल्प या तरल पदार्थ में होता है, माने ये एक पल्प लिक्विड स्टेज में होता है, ऐसे। तो कुछ इस तरह की आकृतियां बनती हैं और ये ऐसे ऐसे जो है ऐसे है। कुल अगर मैं गहराई की बात करूं तो गहराई 6371 किलोमीटर होती है। इस जगह पे सतह का तापमान अगर मैं कहूं तो सतह का तापमान 5970 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जैसे ही आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में आएंगे तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री का जो तापमान है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, माने बढ़ता चला जाता है। तो ये सब चीजें जो है आपको स्वाभाविक है, समझ में आता है। सो पहला हिस्सा जो है वो क्रस्ट का है, यहाँ भी क्रस्ट का है, लेकिन यहाँ भी क्या करते हैं, क्रस्ट का ये इंटरनल पार्ट में अपर और लोअर करके डिवाइड होता है। माने अगर मैं इसको अगर समझूं तो ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर में अपर और लोअर, इस तरह करके डिवाइड होता है। अब इनके बीच में भी अगर मैं देखूंगा तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हमें मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटीज, ऐसी डिस्कंटिन्यूटीज भी मिलती हैं, ठीक है। सो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा अच्छे से, सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी मित्रों। अब आपके सामने जो है हमारा अगला प्रश्न आ चुका है, और जो हमारा अगला प्रश्न वो क्या कहता है, वन ऑफ द स्टेट इज नॉट अ बाइसेक्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के द्वारा विभाजित ना होने वाले राज्यों में से एक है। ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से विभाजित नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन है, मेघालय है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, वही आपको बताना है। सो आइए देखिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं। देखें, फिलहाल मैं आपको बता दूं क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहले आपका करेक्ट आंसर जो है वो बच्चों क्या है, मेघालय है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और
उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आएगा। ये आपको भारत कुछ लगभग इस तरह से दिख रहा है सभी को। सो अब देखते हैं हम लोग, जो रेखा है वो कुछ इस तरह से पास होती है। तो ये जो रेखा पास होती है, इस रेखा को ही हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कर्क रेखा। ये या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। अब कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से पास होती है, अगर मैं इस पे कहूं तो कर्क रेखा, यह रेखा भारत के 8 राज्यों से पास होती है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक आपको याद रख लीजिएगा ऐसे, मित्र पर गमछा झार। अब आप इस तरीके से ट्रिक रखेंगे, उम्मीद है कभी गलती ही नहीं होगी, एकदम क्लियर रहेगा। जैसे अगर मैं कहूं तो यहाँ पे आपको ये राज्य ऐसे मिलेगा, ऐसे करके मिजोरम। यहां मैं कहूं ये राज्य मिलेगा त्रिपुरा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये पा से बात कर लूं, यहाँ पा से मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। रा से अगर मैं बात कहूं तो ये हिस्सा थोड़ा सा टच करता है यहाँ, राजस्थान। गा से अगर मैं कहूं तो ये हिस्सा आता है गुजरात। जैसे माँ से मैं कहूं तो माँ से सेंटर का हिस्सा आता है मध्य प्रदेश। छा से अगर मैं कहूं तो आता है ये हिस्सा छत्तीसगढ़। और यहाँ अगर मैं झार से कह दूं तो ये हिस्सा टच करता है जिसका नाम है झारखंड। तो ये इस तरह से कुछ प्रमुख राज्य हैं जिसमें आपको मेघालय नहीं मिल रहा है, बाकी ये तीनों मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है मित्रों। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर होंगी, यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या कि विच फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव। कौन सा फास्फोरस अधिक क्रियाशील है? रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस या नन ऑफ दिस? कौन सा नहीं है? तो कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील है? लाल फास्फोरस है, व्हाइट है, ब्लैक है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है वो व्हाइट फास्फोरस होता है बेटा। व्हाइट फास्फोरस, जो सफेद फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, फास्फोरस ये क्या है? ये मोर एक्टिव है या रिएक्टिव है? ठीक है, मोर एक्टिव है, ये मोर क्या है? ये रिएक्टिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी है। सो बी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको बी समझ में आ रहा होगा, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ट्रैफिक ऑफ द लेबर, फोर्स लेबर एंड द चाइल्ड वर्किंग ऑफ द अंडर द 14 एज ऑफ द ईयर ऑफ द एज। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगाता है? ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए एक बार समझ लें क्या है इसका करेक्ट आंसर। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है मित्रों। क्या है? सी है। देखिए अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में है और आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि फोर्स्ड लेबर
प्रोहिबिटेड। और ये कहता है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ठीक है, ये सो एक्सप्लॉयटेशन के लिए है, चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मनुष्य के द्वारा शोषण किया जाना, उनका जबरदस्ती प्रयोग करना, रोजगार के धंधों में लगाना, पूरी तरीके से एक अपराध का विषय है। और ये बताता है कि इसको एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को बताता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री का। फिर से एक क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आपके सामने है। विद रेफरेंस टू द इन इन्वेडर्स ऑफ एंशियंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम है? शक है, कुषाण है, ग्रीक है, शक है, ग्रीक है, कुषाण है, ग्रीक है, कुषाण है, शक है, या ग्रीक है, शक है, कुषाण है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है मित्रों वो क्या है? ग्रीक, शक और कुषाण है। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ग्रीक, ग्रीक जिसमें आप पढ़ते हैं जैसा कि सिकंदर को पढ़ते हैं, सेलुकस निकेटर को पढ़ते हैं, सेलुकस निकेटर को पढ़ते हैं। एक बात तो ये है। अच्छा, नंबर 2, अब जैसे शक है, शक जो शक वंश है, शक वंश आते हैं, शंक वंश, ठीक है, शक वंश आते हैं। और तीसरा अगर मैं कहूँ, चौथा लास्ट में एक कुषाण वंश आते हैं। तो ये है शक। अच्छा, शक में कहीं कहीं शुंग जैसे टर्म मिलते हैं तो भी चलता है। तो सही आंसर जो क्या है वो आपका डी वाला करेक्ट आंसर है मित्रों। डी जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आर वॉज सेटअप, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं। अगर मैं कहूं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अच्छा, इसका टास्क क्या होता है? मन, इसका काम क्या है? इसका वर्क होता है, क्या वर्क है इसका? टू इन्वेस्टिगेट प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं काम करेंगी उनको इन्वेस्टिगेट करना है, उनकी रूपरेखा को देखना है, उनको जांच करने का जो तरीका है वही होता है प्लानिंग कमीशन का प्रमुख उद्देश्य। सो इसका निर्माण हुआ 6 अगस्त 1952। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, 6 अगस्त 1952। क्या आंसर आएगा? 6 अगस्त 1952। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर होंगी, यहाँ तक की बातें अच्छे समझ में आ रही हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है द बीच सैंड्स ऑफ अ केरला इन रिच, केरल के समुद्र तट की रेत से समृद्ध है। अब भाई अगर हम बात करें भारत के हिसाब से ऐसे ऐसे, अब ये हिस्सा हमारा कहलाता है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट में पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर ये हिस्सा आता है केरला। सो अब केरला का हिस्सा जो है इन चारों में से किससे ज्यादा धनाढ़ है, यही आपको बताना है। यही आपको बताना है किससे ज्यादा धनाढ़ है। केरल का जो समुद्र तटीय है, कैल्शियम से, रेडियम से, थोरियम से या मैग्नीशियम से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थोरियम इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या इसका करेक्ट आंसर है? थोरियम। थोरियम यूरेनियम के समान ही एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मेटल है, जिसका प्रयोग जो है बहुत जैसा परमाणु ऊर्जा या परमाणु के बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एटम बम बनाने में। तो इसका यूज होता है। ये थोरियम है। क्या है? थोरियम। थोरियम की अगर मैं बात करूं तो हमारे भारत का थोरियम में काफी अच्छी पोजीशन है, लगभग 23वें स्थान के आसपास है हम पूरी दुनिया के हिसाब से। अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बॉक्साइट। बॉक्साइट का क्या रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। सो आइए देखें। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? Al2O3.2H2O, ये कहलाता है बॉक्साइट। ये क्या कहलाता है? बॉक्साइट। सो ये है भैया बॉक्साइट। ये क्या है? ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है, ये कहलाता है। सो फर्स्ट वाला क्या है इसका करेक्ट आंसर है।
उम्मीद है फर्स्ट जो है आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश वाज रिटन बाय द आर एन टैगोर, ही रोट इट ड्यूरिंग। बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, यह किस दौरान लिखा गया है? आपके ऑप्शन है 1971 पाकिस्तान वॉर। भाई 1971 में जब हम भारत के लोग बांग्लादेश को आजाद करा रहे थे, तो उस समय स्वतंत्रता का दिवस था, उस समय हो रहा था बांग्लादेश जब स्वतंत्र हो रहा था, आजाद हो रहा था पाकिस्तान के चंगुल से, छोटा पाकिस्तान की संज्ञा खत्म हो रही थी, वो स्वयं अपना एक राष्ट्र बन के उभर रहा था उस समय, या 1905 के बंगाल पार्टीशन में, या 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल में, या फिर हम ये कहें कि 1969 बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ द स्ट्रगल में। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1905 है, बंगाल पार्टीशन में। ठीक है, आइए देखें क्या इसका करेक्ट है। 1905 में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में अगर मैं कहूं जो बांग्लादेश का हिस्सा है, जैसे कि अगर आप देखें इस तरह से, ऐसे इस तरह से भारत का मैप आपको दिखता है, ऐसे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है एक, और ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होता है हमारा वेस्ट बंगाल का हिस्सा, वेस्ट बंगाल का हिस्सा। ये होता है हमारा ईस्ट बंगाल का हिस्सा, और इनके बीच का जो डिवीजन पार्ट था वो 1905 एडी में हुआ था, ऐसे। अब ये था इस तरह का डिवीजन, और आपको बताऊं इसी समय आर एन टैगोर साहब, ठीक है, कंपोज्ड अ नेशनल एंथम। व्हाट? कंपोज्ड अ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो है उन्होंने लिखा था। तो ये इस तरीके से था, और ये आप समझ पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह से था। उस समय का जो वर्णन था, उस समय की जो चीजें थी वो ऐसी थी। मुझे उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आ रहा है। तो आंसर नंबर जो है बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी एकदम सही आंसर है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेटरन एक्ट्रेस हैज ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ईयर। किस दिग्गज अभिनेत्री ने दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, रेखा, और द लेजेंड स्टार हेमा मालिनी। सो करेक्ट इसका जो आंसर है वो है वहीदा रहमान। क्या आंसर है? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान, वहीदा रहमान इनका एकदम करेक्ट आंसर है, वहीदा रहमान। इन्हें ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से अभी सम्मानित किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान है हमारे देश के लिए, और इनके लिए गौरवान्वित विषय है ये हमारे लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ द गोवर्धन। गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकृत पोर्टल का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट ऑफ द सेल ऑफ द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट को प्रमोट करना है। अगला है द फेलिसिटेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। रजिस्ट्रेशन करना है बायोगैस प्लांट के लिए करना है। टू इंक्रीज द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना है इसके लिए था। टू स्ट्रीमलाइन ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को उगाने के लिए था। तो आपको बताना है गोवर्धन जो एकीकृत व्यवस्था है या पोर्टल है ये किसके लिए है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बायोगैस प्लांट के लिए है। किसके लिए है ये बायोगैस प्लांट के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? ये बायोगैस प्लांट्स के लिए था। क्या था ये? गोवर्धन स्कीम थी। गोवर्धन स्कीम है, यह गोवर्धन स्कीम थी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस किसने लॉन्च किया है। तो क्या देखना है, हरित हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित बस जो है किसने जो है लॉन्च किया है। सो दिल्ली के ही परिवहन मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ही इसको जो है लॉन्च किया है। सो क्या करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, हरदीप सिंह पुरी। अगर मैं कहूं दिल्ली में ही हरदीप सिंह पुरी जी हैं जिसने इस व्यवस्था को क्या किया था, लॉन्च किया था, बस लॉन्च की थी, बस लॉन्च की थी, कौन सी, हरित हाइड्रोजन ईंधन बस लॉन्च की थी हरदीप सिंह पुरी। सो इसमें आंसर नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सिटी रिसीव्ड अ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ द इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को राष्ट्रीय सिटी का अवार्ड दिया गया है। देखिए, अब इसमें उसी सिटी को राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाता है जो सिटी पूरी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जुड़ी है, स्वच्छता का प्रतीक दिखाती है। स्वच्छता के प्रतीक के लिए आपको चीजें ऑलरेडी अंकित हैं या दिख रही हैं। सो मध्य प्रदेश, अगर मैं बात करूं, अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ और वहां पे श्री मोहन जी को चुना गया है मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम है इंदौर। क्या है जिला, इंदौर। इंदौर जिला जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और इसे ही किसके लिए, इंडिया या इंडियन स्मार्ट सिटी, इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के लिए 2023 के लिए चुना गया है ये। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इंदौर है। सो इंदौर इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो मिस्टेक, इंदौर इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, when the World Tourism Day celebrate the annually, विश्व पर्यटन दिवस किस दिवस को मनाते हैं। तो भैया इसमें देखो 27 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक है। तो इसका जो सही आंसर है वो 27 सितंबर होना चाहिए, सितंबर ही करेक्ट आंसर है। आइए सितंबर के कुछ दिवस थोड़ा सा देख लेते हैं। सितंबर में सबसे पहले अगर मैं कहूं 5 सितंबर, ये बच्चों हम लोगों का दिवस होता है, अर्थात टीचर्स डे। ठीक है, टीचर्स डे है ये, आप ये जानते हैं टीचर्स डे। अच्छा, अगर मान लो कभी आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो आपको कहना है 5 अक्टूबर। क्या कहना है, 5 अक्टूबर, भूलेंगे नहीं वर्ल्ड टीचर्स डे के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद में अगर मैं कहूं जैसे 16 सितंबर का है तो ओजोन का डे है, ओजोन डे। ओजोन डे आप जानते हैं ना, ओजोन, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं O3 लेयर, ओजोन डे। अच्छा, फिर अगर मैं कहूं जैसे 17 सितंबर में कहूं, क्या कहूं, 17 सितंबर, 17 सितंबर, वैसे 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा होती है, विश्वकर्मा पूजा, माननीय मोदी जी का जन्मदिन भी है, इसी दिन भी है, ये भी याद रखें। 18 सितंबर को बात कहें तो बम्बू डे, बांस दिवस होता है, बम्बू डे होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे 22 सितंबर को अगर कहें, 22 सितंबर को राइनो डे होता है, भैया गैंडा दिवस होता है, हो सकता है गैंडा का भी दिवस कभी कभार पूछे आपसे, एग्जाम में आता रहता है बराबर ये सब। फिर जैसे अगर मैं कहूं 25 सितंबर तो फार्मासिस्ट डे हो जाता है, फार्मासिस्ट डे, तो ये भी कभी कभी आता है। फिर जैसे अगर मैं कहूं अब 27 सितंबर, 27 सितंबर अगर कहूं, 27 सितंबर को क्या होता है, कौन सा दिवस होता है, यही टूरिज्म डे,
टूरिज्म डे। तो भैया इस तरह करके कोई भी प्रश्न विद्यार्थियों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कृपया करके एक आध प्रश्न जो है आप रखें दिमाग में कि 5 है, 16 है, 17 है, 18 है, 22 है, ठीक है, 25 है, 27 है। सो कोई भी एक दिवस आपसे एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम की जो एसटी हुई थी उसमें ये राइनो डे पूछा गया था, उसके पहले ये 25 सितंबर पूछा गया था, आज 27 सितंबर पूछा गया है। हो सकता है भविष्य में कोई भी एक डे पूछे, तो जो इंपॉर्टेंट डे है वो मैं आपको दिखाया हूँ, एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर 2024। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित किया गया है। ऑस्कर मतलब बहुत बड़ा अवार्ड है फिल्म जगत की दुनिया में। ऑप्शन है 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो, नेक्स्ट है ओनियन 11 सेकंड, जेलर, कोरोना पेपर्स। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो इज अ करेक्ट। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एवरीबॉडी इज अ हीरो 2018 इज अ करेक्ट आंसर। सो बिल्कुल करेक्ट है इसका 2018 एवरीबॉडी इज अ हीरो। सो ये जो है ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए क्या है नामांकित की गई है, नॉमिनेटेड की गई है। सो आपको क्लियर होगा या पता होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं आज के सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में जो हमारा होगा एसएससी 50B। ओके, क्वेश्चन है डेफन सिफर हैज रिसेंटली अनाउंस हर द रिटायरमेंट, शी वाज रिलेटेड ऑफ विच स्पोर्ट। डेफन सिफर्स ने हाल ही में रिटायर होने की घोषणा की है, यह किस खेल से जुड़े हुए हैं। बैडमिंटन से, आर्चरी से, बॉक्सिंग से, एथलीट से। सो क्या इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है एथलीट, माने वो एक धावक है। ठीक है, एथलीट जब भी आ जाए मतलब वो क्या है, वो एक धावक है। धावक का मतलब जो एक अच्छा दौड़ करने वाला व्यक्ति हो, दौड़ने वाला व्यक्ति हो, उसे धावक कहते हैं। बैडमिंटन आप जाते हैं, आर्चरी तीरंदाजी है, बॉक्सिंग जानते मुक्केबाजी है, और एथलीट्स क्या है, जो एक अच्छा धावक हो। सो डेफन सिफर्स बिलोंग्स टू एथलीट्स, एथलीट से जुड़े हुए थे। ठीक है, उम्मीद है मित्रों यहाँ तक का सेशन आप सभी को आज बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। यहाँ तक का सेशन आपको अच्छा लगा, चीजें मैंने पूरी तरीके से विस्तार के रूप में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। सो बच्चों आज के लिए मैं यहीं रखूंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.